हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास गाइस। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। आज इस वीडियो में आपके लिए लेकर के आया हूं सेमी कंडक्टर, जो हमारा चैप्टर 14 है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और मैं आपसे ये कहूंगा कि इस चैप्टर के जो भी क्वेश्चन है वो एकदम थ्योरी बेस्ड हैं। अगर आपने मेरा जो 30 मिनट वाली वीडियो भी देखी है सेमीकंडक्टर की, तो आज आप इसके सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से बना दोगे। तो एकदम क्विक तरीके से इसके सभी क्वेश्चंस को हम फिनिश करेंगे, ताकि आप भी एकदम टेंशन फ्री हो जाओ और आपको आइडिया लग जाए कैसे क्वेश्चंस मिलेंगे। इसकी पीडीएफ भी हर चैप्टर की तरह आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, जिसकी वीडियो की जो है डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं आपके लिए कुछ जरूरी शेयर करना चाहता हूं। अभी एग्जाम टाइम जस्ट आ चुका है। जो बच्चे एग्जाम की रियल फील लेना चाहते हैं, वो बच्चों के लिए हमने क्या किया है, एक बुक लॉन्च की है जिसके अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स इंग्लिश या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी के दो पेपर्स के सेट हैं हर एक सब्जेक्ट के। ठीक, और इसमें आपको कॉपी मिल जाएगी, ओएमआर सीट मिल जाएगी। तो जो बच्चे एग्जाम का रियल प्रेशर जो है देखना चाहते हैं और एग्जाम की रियल फील चाहते हैं एग्जाम से पहले, तो वो इस बुक को ऑर्डर कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी जा रही है। क्लियर? इसमें आपको हर एक सब्जेक्ट के दो दो सेट मिल जाएंगे। हाँ, तो जिन बच्चों का मन है एग्जाम से पहले बिल्कुल रियल फील लेने का, वो बच्चे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से इस बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, जो पहला क्वेश्चन हमें मिल रहा है वो देखो आपको क्या मिल रहा है। पहला क्वेश्चन हमें मिला है, द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लीशन रीजन इन ए पीएन जंक्शन डायोड इज ड्यू टू। देखो, आप सभी समझते हैं पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है। मैं आपको एक ओवरव्यू, ब्रीफ ओवरव्यू देता चलूंगा। ये मेरे पास एक, जैसे एक पूरा क्रिस्टल अगर मेरे पास एक हो गया, इसके एक एंड को हमने क्या किया, ट्राइवेलेंट डोपिंग करके पी टाइप बनाया, दूसरे एंड को हमने पेंटावेलेंट डोपिंग करके एन टाइप बनाया। तो हम सभी जानते हैं कि भाई ऑब्वियस सी बात है, अगर आपने एक साइड को पी टाइप बनाया और एक साइड को आपने एन टाइप बनाया, तो यहां पर पी टाइप के पास ज्यादा क्या होते हैं, होल्स होते हैं ज्यादा, है ना। और एन के पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का ज्यादा होते हैं। ठीक, तो अभी यहां पर होल्स की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और यहां पर इलेक्ट्रॉन्स की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, जिसके कारण से यानी कि कॉन्सेंट्रेशन, चार्ज कैरियर की जो कॉन्सेंट्रेशन है उसमें डिफरेंस होने के कारण से क्या होगा, यहां के कुछ होल्स और यहां के कुछ इलेक्ट्रॉन्स जाकर के एक दूसरे से मिल जाएंगे, और यहां पर जो रीजन बनेगा इसको हम बोलते हैं डिप्लीशन रीजन, या फिर इसी लेयर को मैं बोलता हूं डिप्लीशन लेयर। क्या बोलता हूं, डिप्लीशन लेयर। ठीक है, इस लेयर के अंदर क्या होता है, इस लेयर के अंदर होते हैं मोबाइल आयन, मतलब ऐसे आयन जो अपनी जगह से मूव नहीं कर सकते। क्योंकि आप समझते हैं कि जो सेमीकंडक्टर है उसमें सिलिकॉन, सिलिकॉन का जो पूरा क्रिस्टल है वो जाला सा बना हुआ है, कोवेलेंट बॉन्ड से एकदम कसे हुए हैं। तो वो जो आयंस है वो कहीं इधर उधर आ जा नहीं पाते ना। तो वो ये डिप्लीशन लेयर में क्या होता है, ये इमोबाइल, इमूवेबल आयंस होते हैं, है ना। अच्छा, ये आयंस जो है ये कैसे बनते हैं, देखो जैसे होल, इस साइड से थोड़े से होल निकले तो यहां पर क्या आ गया, हल्का सा नेगेटिव चार्ज यहां पे डेवलप हो गया। अब एन वाली साइड से इलेक्ट्रॉन निकल के आ गए, तो एन वाली साइड पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी होने के कारण से इस साइड पॉजिटिव चार्ज कैरियर डेवलप हो गए। अभी क्या होता है, आप इसको समझो कि जैसे अगर ये यहां पर देखो पी के पास ज्यादा क्या है, होल्स है ज्यादा, तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन है, होल्स है। तो अब ये जो डिप्लीशन लेयर जो बन गई है ना, ये क्या करेगी, देखो इनके पास कौन है, इलेक्ट्रॉन्स है ज्यादा, हाँ, और कौन कम है, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कम है, एन के पास होल्स कम है। अब ये जो डिप्लीशन लेयर जो बन गई है ये क्या करेगी, अगर ये होल इस साइड जाना चाहेगा तो क्या ये जा पाएगा, नहीं, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज को धक्का देगा, है ना। और अगर ये इलेक्ट्रॉन इस साइड जाना चाहेगा तो क्या जा पाएगा, नहीं, ये नेगेटिव चार्ज इसको धक्का देगा। तो इसका मतलब ये है कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, देखो पी में मेजॉरिटी कौन है, होल्स है, एन में मेजॉरिटी कौन है, इलेक्ट्रॉन है। तो मेजॉरिटी फ्लो को, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के फ्लो को रोकती है, क्या करती है, रोकती है कौन, डिप्लीशन लेयर, डिप्लीशन लेयर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के फ्लो को रोकती है।
बात समझ में आ रही है? अच्छा, अगर इसी डिप्लीशन लेयर के अंदर आप ये देखते हैं तो एक्चुअल में रोकने का काम कौन कर रहा है? ये प्लस माइनस चार्जेस। तो ये जो प्लस चार्ज यहाँ पे इकट्ठा हो गया, ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरह एक्ट कर रहा है, और ये माइनस चार्ज जो यहाँ पे इकट्ठा हो गया, ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की तरह एक्ट कर रहा है। तो एक्चुअल में इसी, और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस बन गया, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस यहां बन गया, ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या कर रहा है? चार्जेस को आने जाने नहीं दे रहा, यानी कि बैरियर बन गया चार्जेस के रास्ते में। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं बैरियर पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? बैरियर पोटेंशियल। बैरियर पोटेंशियल भी क्या कर रहा है? मेजॉरिटी चार्जेस को फ्लो नहीं होने दे रहा। बैरियर पोटेंशियल क्या कर रहा है? जो मेन करंट है उसको फ्लो नहीं होने दे रहा। सर आप ये क्यों कह रहे हो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के फ्लो को रोक रहा है? हाँ, क्योंकि माइनॉरिटी के फ्लो को थोड़ी ना ये रोक पा रहा है। जैसे कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाना चाहे, है ना, तो ये पॉजिटिव पकड़ के इसको खींच लेगा, ये होल इस साइड जाना चाहे तो ये फ्लो हो जाएगा, है ना। तो नेगेटिव यानी माइनॉरिटी के फ्लो को कोई नहीं रोकता, लेकिन मेजॉरिटी के फ्लो को ये डिप्लीशन लेयर, बैरियर पोटेंशियल रोकते हैं, है ना। मैं उम्मीद करूंगा ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। डिप्लीशन लेयर, बैरियर पोटेंशियल, इनकी जो डेफिनेशंस वगैरह हैं, ये सब कुछ आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। सब कुछ डेफिनेशंस और जो भी एक्सप्लेनेशन है आगे स्लाइड्स में लिखा हुआ है। मैं चाहता था कि एकदम फ्लो बनाया जाए, आपको कहानी के अंदर लेकर के आया जाए, इसीलिए पहला क्वेश्चन मैंने आपको एक्सप्लेन करा पूरी तरीके से। ठीक, चलिए, फॉर्मेशन ऑफ डिप्लीशन रीजन। ये डिप्लीशन रीजन जो बना है, बताओ किसके कारण बना है? ये बना है डिफ्यूजन ऑफ बोथ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, इलेक्ट्रॉन होल के डिफ्यूजन के कारण। और ये डिफ्यूजन क्यों हुआ? क्योंकि यहां पर कॉन्सेंट्रेशन में डिफरेंस आ गया था होल्स और इलेक्ट्रॉन्स के में। ठीक है, चलिए, तो पहले का आंसर आपको क्लियर हो गया होगा, फर्स्ट का आंसर हो गया ये बी। ठीक, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन पे हम पहुंचते हैं। अभी सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा है? विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट जो है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी चाहिए? तो देखो, ये तो क्या है? ये सेमीकंडक्टर है, ये मेटल है, तो मेटल से तो आसानी से रेडिएशन से ही निकल जाता है भाई साहब, है ना। ये जर्मेनियम सिलिकॉन सेमीकंडक्टर है, थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। और ये जो कार्बन है, इसका एनर्जी गैप, ये कई बार ये इंसुलेटर की तरह काम करता है ना। तो आप ये देखो, कार्बन का एनर्जी गैप सबसे ज्यादा है इन चारों में से। एनर्जी गैप सबसे ज्यादा होने के कारण से थोड़ी बहुत एनर्जी से इसको काम नहीं पड़ता, तो उसको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तब जाकर के जो है इनमें से इलेक्ट्रॉन कार्बन में से निकलेगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया? बी हो गया। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको मिल रहा है कि एक एक्सट्राइंसिक सेमीकंडक्टर है। एक्सट्राइंसिक समझते हैं, जिसमें मिलावट करके, मिक्सिंग करके, डोपिंग करके इंट्राइंसिक सेमीकंडक्टर को कंडक्टिविटी उसकी बढ़ा दी जाती है, तब बनता है एक्सट्राइंसिक सेमीकंडक्टर। चलो आगे बात करेंगे। ठीक है, देखो अभी क्या है, एक्सट्राइंसिक सेमीकंडक्टर में जो होल डेंसिटी है, नंबर ऑफ होल पर यूनिट वॉल्यूम, तो जो होल डेंसिटी है वो कितनी है भाई? 4 इंटू 10 टू द पावर 20 मीटर क्यूब है, 20 पर मीटर क्यूब, 4 इंटू 10 टू द पावर 20 पर मीटर क्यूब, है ना। तो मीटर -3। ठीक है, अब क्या दिया गया है आगे? आगे दिया है इंट्रांसिक कैरियर की जो डेंसिटी है, मतलब Ni आपको दिया गया है। इंट्रांसिक कैरियर की जो डेंसिटी है दैट इज 1.2 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर -3, है ना, पर मीटर क्यूब। आपको क्या निकालना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। देखो अभी आप समझो, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि जैसे अगर प्योर सेमीकंडक्टर, इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर, तो उसमें जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ होल्स होते हैं। किसके अंदर? किसके अंदर? प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर। बट प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर, बट अगर एक्सट्रांसिक सेमीकंडक्टर है तो उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स बराबर नहीं होते, क्योंकि एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी ज्यादा है, पी टाइप में होल डेंसिटी ज्यादा है, तो ये डेंसिटी बराबर नहीं होती एक्सट्रांसिक में। लेकिन ये आप इसको क्या बोल रहा हूं मैं? एक्सट्रांसिक सेमीकंडक्टर।
लेकिन एक चीज है कि अगर हम इन दोनों के प्रोडक्ट की बात करें तो Ne इंटू NH का अगर हम प्रोडक्ट करते हैं होल और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का, तो ये प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू होती है Ni के स्क्वायर के बराबर। Ni इज इंट्रांसिक कैरियर डेंसिटी। ठीक है, बस यही फॉर्मूला आपको यहां पर यूज करना है। तो Ne हमें निकालना है, Ne हमें निकालना है, दैट विल बी Ni स्क्वायर अपॉन NH, है ना। तो बस यहीं से अपन Ni का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1.2 का स्क्वायर कर लो तो 1.44 हो जाएगा। 12 बार 144, 12 का स्क्वायर 144 होता है, 1.44 हो गया। 10 टू द पावर 15 का स्क्वायर करोगे 10 टू द पावर 30 हो गया। ये हो गई किसकी, इसकी जगह लाके रख दिया। होल डेंसिटी क्या है, होल डेंसिटी ये है 4 इंटू 10 टू द पावर 20। ठीक, चलिए अगर अपन इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये अपन को कितना बनेगा, ये मिल जाएगा 4 3 12 और 4 6 24, है ना। तो ये मेरे पास 36 मतलब 0.36 बन जाएगा, ये बन जाएगा 0.36। इसको कैंसिल करूंगा, 4 3 जा 12, 2 बचेगा, है ना, और फिर 24 तो 4 6 जा, ठीक। तो ये 0.36 और यहाँ पे कितना बच गया, ये बच गया मेरे पास 10 टू द पावर 10, ऊपर कितना बच गया 10 टू द पावर 10। तो ये कितना हो जाएगा 3.6 इंटू 10 टू दी पावर, एक डिजिट बड़ा कर दिया, इसको एक डिजिट छोटा कर दो, 10 टू द पावर -9 पर मीटर क्यूब। इतने इलेक्ट्रॉन्स आपको 1 मीटर क्यूब में मिल रहे हैं। ठीक, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो जाएगी। उम्मीद करूंगा ये समझ में आया होगा, उसमें कुछ भी ऐसा खास नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऐसे पूछा जा रहा है एट इक्विलिब्रियम इन पीएन जंक्शन डायोड नेट करंट इज। देखो आप ये समझ लो कि यहाँ पे ना दो टाइप के करंट होते हैं, दो टाइप के। एक होता है डिफ्यूजन करंट, जैसे P है, ये N है। स्टार्टिंग में डिफ्यूजन करंट यानी कि जब होल्ड मतलब जब यहाँ पे चार्ज कैरियर की जो डेंसिटी है ये डिफरेंट होती है, तो यहाँ पर जो करंट है दोनों की मिक्सिंग हो रही है, उसको हमने बोला डिफ्यूजन करंट। क्या बोला, उसको हमने बोला डिफ्यूजन करंट। ठीक, अब स्टार्टिंग में क्या है, डिफ्यूजन करंट ज्यादा है, लेकिन धीरे धीरे हम देखते हैं कि यहाँ पर प्लस चार्ज ज्यादा बन गया, यहाँ पे माइनस चार्ज ज्यादा बन गया, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड पकड़ के इन चार्जेस को यहाँ से खींच लेती है, तो इसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट करंट। जैसे ये इसका माइनॉरिटी चार्ज इलेक्ट्रॉन इसको खींच सकती है, इसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट करंट। तो जब इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ जाती है तो देखो स्टार्टिंग में क्या होता है, स्टार्टिंग में डिफ्यूजन ज्यादा हो रहा है तो डिफ्यूजन करंट ज्यादा है। फिर धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे हम देखते हैं कि यहां पर जो है ड्रिफ्ट करंट जो है बढ़ जाता है और डिफ्यूजन करंट कम हो जाता है। बट एक पॉइंट पे क्या होता है, जब इक्विलिब्रियम कंडीशन एस्टेब्लिश होती है तो आप देखते हैं कि जो ड्रिफ्ट करंट और डिफ्यूजन करंट दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट हो जाते हैं, है ना। और आप इस चीज को समझिए कि वहां पर जो करंट है जंक्शन पे वो कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है। कितना हो जाता है, जीरो। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्या कहा जा रहा है, एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो डोनर एनर्जी लेवल है ये कहां पर होता है। अच्छा, तो पहले मैं आपको यहां पर बता दूं कि एन टाइप, देखो एन टाइप में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं बताओ जरा मुझे। एन टाइप में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पेंटावेलेंट डोपिंग करके बनता है ना एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, ये तो कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री होने के लिए तैयार बैठा है ना। तो उसको बस बहुत थोड़ी सी एनर्जी मिल जाए 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो क्या हो जाएगा, वो कंडक्ट करने लगे, करंट बनाने लगे, यानी कि वो कंडक्ट करने को जस्ट बैठा ही है, तैयार बैठा है। तो जो डोनर एनर्जी लेवल होता है ये कंडक्शन बैंड के ठीक नीचे होता है। ये क्या है, कंडक्शन बैंड, ये क्या है, वैलेंस बैंड। तो यहां पर है डोनर एनर्जी लेवल, कितना है, क्या है, डोनर एनर्जी लेवल। और वैलेंस बैंड के ठीक ऊपर होता है, ठीक ऊपर होता है एक्सेप्टर एनर्जी लेवल, एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। ठीक है, याद रखो कि भले ही क्वेश्चन अभी ना पूछा हो लेकिन पूछ लिया जाएगा। एक्सेप्टर एनर्जी लेवल कहां होता है, वैलेंस बैंड के जस्ट ऊपर। ये सारी चीजें मैं आपको पढ़ा चुका हूं। अच्छा, इसमें याद रखो कि डोनर की बात कब करते हैं, डोनर की बात हम जब करते हैं जब हमारे पास एन टाइप सेमीकंडक्टर हो। ठीक है, और एक्सेप्टर एनर्जी लेवल कब शो करते हैं, जब हमारे पास कौन सा कंडक्टर हो, पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप में क्या होता है, ट्राइवेलेंट डोपिंग, वो तो एक्सेप्ट करने को बैठा होता है। ठीक है, तो वहां पर वैलेंस बैंड के ठीक नीचे, सॉरी ठीक ऊपर होता है। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमने बता दिया कि भाई एन टाइप सेमीकंडक्टर में डोनर की एनर्जी कहां पर होती है, तो कितनी, कंडक्शन बैंड के
कंडक्शन बैंड के ठीक नीचे। ठीक है, चलिए और डायग्राम बनाएंगे, आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। देखो मैं आपको बिल्कुल एक एक डायग्राम बढ़िया समझाऊंगा। असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन दिया है, ये बताओ कि डोपिंग करने से यानी कि मिक्सिंग करने से कंडक्टिविटी को क्या होता है, कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो यही चीज लिखी है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ठीक है, आगे क्या लिखा है, डोपिंग ऑलवेज इंक्रीजेज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सेमीकंडक्टर। ये बात भाई साहब गलत है, क्योंकि नंबर ऑफ होल्स भी तो बढ़ा सकती है डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ डोपेंट। तो यहां पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ओनली असर्शन इज करेक्ट, ओनली असर्शन इज करेक्ट। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमें क्या दिया जा रहा है, देखो यहां पर एनर्जी बैंड डायग्राम आपको बनाना है एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए। किसके लिए, एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए। तो क्यों ना ऐसा हो जाए कि एनर्जी बैंड डायग्राम को आपको स्टार्टिंग से सबके लिए सिखा दिया जाए, क्योंकि अगला क्वेश्चन आपको मिलेगा, जैसे इसमें एन और पी पूछ लिया, अगले क्वेश्चन में आपसे इंट्रांसिक एक्सट्रांसिक पूछ लेगा, अगले क्वेश्चन में आपसे मेटल सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के लिए पूछ लेगा। तो क्यों ना एक साथ में इसको कर दिया जाए, उसके बाद अपन चीजें समझेंगे। ठीक है, तो देखो, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, आपसे यह भी पूछा जाता है कि ये बताओ एनर्जी बैंड क्या है। हाँ, ये पूछा जाता है ना, तो बस याद रखो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के कारण अलग अलग जो न्यूक्लियस हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनके बीच में एक एनर्जी बन जाती है। क्या बन जाती है इनके बीच में, जैसे मैं आपसे ऐसा कहता हूं कि एक एटम का न्यूक्लियस दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, कर सकता है ना, ये तीसरे को भी कर सकता है, चौथे को भी कर सकता है, सबके बीच के डिस्टेंस अलग अलग है। तो इन सब के बीच में क्या बन जाती है, इन सब की अलग अलग एनर्जी। जैसे पहले दूसरे के बीच में एनर्जी है, तीसरे चौथे के बीच में भी एनर्जी की एक बॉन्ड बन गई। बॉन्ड मतलब देखो, एनर्जी एक इंडिविजुअल कैरेक्टर की तो बात है नहीं, एनर्जी ग्रुप की, सिस्टम की बात है। तो पहले और दूसरे के बीच में कुछ एनर्जी होगी, दूसरे और तीसरे के बीच में कुछ एनर्जी होगी, तीसरे न्यूक्लियस और चौथे इलेक्ट्रॉन के बीच में कुछ एनर्जी होगी। तो इस प्रकार से हम एक सिस्टम के अंदर बहुत सारी एनर्जी की अलग अलग वैल्यूज हमें मिलती हैं, है ना, पोटेंशियल एनर्जी की। ठीक, तो आप समझो कि एक्चुअल में क्या है, तो इन एनर्जीज को हमने दो पार्ट में, इन एनर्जी की जो सीरीज है, अलग अलग वैल्यूज हैं, उनको हमने एक साथ में एनर्जी बैंड बोलते हैं। तो एनर्जी बैंड दो टाइप की हैं, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। अब देखो, वैलेंस बैंड में कौन होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिनका काम होता है बस ये करंट फ्लो नहीं कराते, बस एक दूसरे की वैलेंसी को फुलफिल करते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बनाए रखते हैं। ठीक है, जब इन इलेक्ट्रॉन्स को टेम्परेचर बढ़ने से या किसी भी कारण से एनर्जी मिल जाती है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स कहां पहुंच जाते हैं, फ्री हो जाते हैं, और फ्री होकर क्या करते हैं, फिर करंट बनाने लगते हैं, मतलब ये कंडक्शन बॉन्ड में पहुंच जाते हैं, कंडक्शन बैंड में। और जब ये फ्री हो गए तो इनकी जगह खाली हो गई, और खाली जगह को हम बोलते हैं कि यहां पर एक होल बन गया। क्या बन गया, होल बन गया। ठीक है, तो अभी ये जो आप एनर्जी गैप देख रहे हैं, या कहूं ये जो आप एनर्जी बैंड डायग्राम देख रहे हैं, ये किसके लिए है, ये है आपके सेमीकंडक्टर के लिए आप बोल सकते हैं। बट अभी आप ये देखो, सेमीकंडक्टर में स्टार्टिंग में कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, 0 केल्विन पे सभी इलेक्ट्रॉन बस वैलेंसी फुलफिल कर रहे होते हैं, कंडक्शन बैंड खाली होती है। तो ये जो सेमीकंडक्टर, या मैं कहूं प्योर सेमीकंडक्टर या फिर इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर के लिए ये डायग्राम है। और यहां पर टेम्परेचर कितना है, 0 केल्विन, कितना, 0 केल्विन। ठीक है, एनर्जी गैप क्या है, वो एनर्जी की वैल्यू जो कि इस वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन को मिल जाएगी, तो ये कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि इंसुलेटर के अंदर ये जो एनर्जी का गैप है, ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है, सेमीकंडक्टर के अंदर ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है, और कंडक्टर के अंदर कोई भी एनर्जी गैप नहीं होता, ऑलवेज देयर आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट। ठीक है, तो कंडक्टर के अंदर एनर्जी गैप 0 है। ठीक, चलिए अभी आपको, अच्छा, सिलिकॉन के लिए 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है एनर्जी गैप, जर्मेनियम के लिए 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक है, अब देखो, अब आपको ये डायग्राम बनवाए जा रहे हैं, अच्छे से इनको समझना। मेटल के लिए, इंसुलेटर के लिए, कंडक्टर के, सबके लिए बनाना है। देखो, तो सबसे पहले ये किसके लिए है, देखो ये किसके लिए, इंसुलेटर के लिए। तो इंसुलेटर में करंट फ्लो होता है क्या, नहीं, तो सभी इलेक्ट्रॉन बस कहां पर है, वैलेंस बैंड में। देखो सभी इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में,
और कंडक्शन बैंड क्या लिखा है, कंप्लीटली एम्प्टी, तो कंडक्शन बैंड पूरी तरीके से खाली है और ये एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है, ये भी हमने मेंशन कर दिया। किसके लिए भैया, ये इंसुलेटर के लिए, ठीक है। अगर हम बात करें कंडक्टर के लिए, तो आप देखो कंडक्टर के लिए क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन नीचे भी है वैलेंस बैंड में, ऊपर भी है, और आप क्या देख रहे हैं कि यहां पर कोई सेपरेशन है ही नहीं, ये क्रॉस नहीं किया है, मैंने ये बताया है कि कंडक्शन बैंड और जो वैलेंस बैंड है एक दूसरे को मिक्सअप हो गई, ओवरलैप कर गई, ठीक है। तो ये इंसुलेटर के लिए, ये कंडक्टर के लिए एनर्जी गैप लगभग 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब देखो, अब हम बात करते हैं एनर्जी गैप किसके लिए, सेमीकंडक्टर के लिए। तो प्योर सेमीकंडक्टर की जब हम बात करें, किसकी, इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर या प्योर सेमीकंडक्टर, तो प्योर सेमीकंडक्टर की जब हम बात करते हैं बच्चों, तो आपको पता है कि 0 केल्विन पे कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, तो कंडक्शन बैंड पूरी तरीके से खाली है। लेकिन टेम्परेचर बढ़ के जब रूम टेम्परेचर या 300 केल्विन के बराबर हुआ, तो फिर यहां पर समझिए कि 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन जो है ये फ्री हो गए, और फ्री होके कहां पहुंच गए, कंडक्शन बैंड में, और जो इलेक्ट्रॉन फ्री हुए उनकी जगह पे क्या बन गया, होल बन गया। क्या बन गया, होल। तो ये इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर के लिए एनर्जी बैंड डायग्राम है, अलग अलग टेम्परेचर पर। अच्छे से, बहुत अच्छे से जो एनर्जी बैंड डायग्राम हर एक बच्चे को करना है, जरूर ही पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे एन टाइप के लिए और पी टाइप। अब एन टाइप एनर्जी बैंड या फिर ये किसके लिए, एक्सट्रांसिक के लिए। अब आप सभी बच्चे समझते हैं, देखो एन टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनता है, जब हम उसमें पेंटावैलेंट, इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर में जब हम पेंटावैलेंट एटम मिलाते हैं, मतलब पेंटावैलेंट डोपिंग करते हैं, तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या हो जाता है, फ्री। इंट्रांसिक मतलब जो एक्सट्रांसिक सेमीकंडक्टर दो टाइप के होते हैं ना, एन टाइप में कौन फ्री होता है, हमेशा एक इलेक्ट्रॉन, 5 में से 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना रहे होते हैं और एक इलेक्ट्रॉन हमेशा फ्री हो जाता है ना। तो आप ये देखो कि वो इलेक्ट्रॉन हमेशा फ्री हो गया ना, तो देखो तो कुछ इलेक्ट्रॉन हमेशा कहां है, वैलेंस बैंड में, समझना, इसको भी गोली मार दो। कुछ इलेक्ट्रॉन कैसे डायग्राम बनाना है, क्या डायग्राम, ऐसा डायग्राम दिखना चाहिए आपका। कुछ इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, ये देखो, ये दिख रहा है, कुछ इलेक्ट्रॉन क्या है, हमेशा वैलेंस बैंड में है, ठीक। उसके बाद कुछ इलेक्ट्रॉन्स हमेशा, क्योंकि 5वां इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया ना, तो इसमें कंडक्शन बैंड में भी इलेक्ट्रॉन्स आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। बात समझ में आई सर। अब सर मुझे यह समझ में नहीं आया कि एन टाइप में होल का क्या काम है। तो एक्चुअल में टेम्परेचर बढ़ने से भी कुछ कोवेलेंट बॉन्ड टूटती है और यहां पर होल का जो है इलेक्ट्रॉन इस जगह को छोड़ के गया और क्या बन गया, यहां पर होल बन गया नीचे। तो आपको इस तरीके से दिखाना है ये डायग्राम, ठीक। तो एन टाइप की कंडक्शन बैंड में भी इलेक्ट्रॉन, वैलेंस बैंड में भी इलेक्ट्रॉन, कोवेलेंट बॉन्ड टूटने के कारण से टेम्परेचर बढ़ने से इलेक्ट्रॉन उछल के ऊपर पहुंचा, तो नीचे आपको होल भी यहां पर दिखाना पड़ेगा। और जो डॉटेड लाइन आप देख रहे हो, ये डोनर एनर्जी लेवल को यह रिप्रेजेंट करता है। ये डायग्राम बना लेना, बहुत बहुत पूछा जाता है, ठीक। तो एन टाइप उस क्वेश्चन ने पूछा था। अब देखो, अब हम बात करेंगे पी टाइप की। किसकी बात करेंगे, पी टाइप की। अब देखो पी टाइप में क्या है भैया, देखो क्या है एक्चुअल में कि पी टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन है, होल्स। अब होल एक्चुअल में क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड में एक खाली डिमांड यानी कि जगह बन गई, खाली जगह, उसी को आपने क्या बोला, आपने बोला होल। तो एक्चुअल में होल क्या है, होल क्या कहां पर होंगे, यहां पर बॉन्ड के बीच में ही होंगे ना। तो होल वैलेंस बैंड में पाए जाते हैं। कंडक्शन देखो, इसकी वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स भी हैं और होल्स भी हैं, इस बार लेकिन होल्स आपने ज्यादा बताए हैं, ठीक है। और कोवेलेंट बॉन्ड टूटने से यानी कि टेम्परेचर बढ़ने से भी कुछ इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। तो यहां पर आप ये देखिए कि ये आपका डायग्राम हो गया कि कंडक्शन बैंड में भी कुछ इलेक्ट्रॉन पहुंच गए और टेम्परेचर कितना है, 0 केल्विन से ज्यादा, तभी आपने कोवेलेंट बॉन्ड को यहां पर टूटता हुआ दिखाया है, ठीक है। तो आपको डायग्राम ये समझ में आ गया कि एन टाइप में, पी टाइप में कौन सा बनाना है, क्या आप बना लोगे, क्या बना लोगे। देखो यहां पर अब मैं जल्दी से आपको बनवा देता हूं, ठीक है। देखो अभी हम बात करें, किसकी बात कर रहा था मैं बात कर रहा था, जैसे ये मेरे पास जो है काफी सारे इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है। और यहां पर सॉरी, ये मेरे पास काफी सारे इलेक्ट्रॉन हो गए। अब यहां पर भी मेरे पास, अगर ये कौन सा टाइप है, एन टाइप, तो यहां पर भी मेरे पास क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन्स हो गए। लेकिन नीचे मुझे क्या दिख रहे हैं, नीचे दिख रहे हैं मुझे
होल्स। ये होल्स कब? जब टेम्परेचर 0 केल्विन से बड़ा होगा तो कुछ जो है कोवेलेंट बॉन्ड टूट जाएगी, और ये कौन सा हो गया? ये एन टाइप हो गया, क्योंकि एन टाइप में कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं और वैलेंस बैंड में भी। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया मेरे पास एनर्जी ऑफ वैलेंस बैंड। ठीक, चलिए, अगर मैं आपसे कहता हूं पी टाइप के लिए सर एक बार और बना दो, तो देखो मैं आपको पी टाइप के लिए बनवा देता हूं, क्योंकि देखो मेरा बस यही चाहना है कि आपको आ जाए बस तरीके से। अच्छा, इसमें क्या है? इसमें अपन कौन सी वो और बना देंगे? एन टाइप है तो यहाँ पर डोनर एनर्जी लेवल है ना, डोनर एनर्जी लेवल हो जाएगा ये। ठीक, चलिए, अब इसके बाद क्या करना है अपन को? देखो, इसमें आपको काफी सारे होल्स भी दिखाने हैं। किस में दिखाने हैं होल्स? देखो, इसमें ये मेरे पास जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब यहां पर मुझे क्या दिखाने हैं? होल्स, क्योंकि ये पी टाइप है तो अब होल्स हैं, लेकिन होल्स हमेशा कहां दिखाए जाएंगे? वैलेंस बैंड में। ठीक है, और यहां पर वैलेंस कोवेलेंट बॉन्ड टूटने से, टेम्परेचर बढ़ने से कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऊपर भी चले गए, तो ये क्या है? ये पी टाइप है। ठीक है, ये एनर्जी गैप यहां पे दिखाना, ये वैलेंस बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है। उम्मीद करता हूं कि आपको सारी चीजें मैं अच्छे से समझा पाया हूंगा। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर से बताना। ठीक है, मेरा मेन पर्पस ना टाइम देखना है ना कोई भी चीज नहीं, मेरा मेन पर्पस है कि आपको बस आना चाहिए। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन हमें क्या मिल रहा है कि पीएन जंक्शन डायोड जो है स्ट्रॉन्ग करंट से डैमेज हो जाता है, कारण बताओ क्या है? ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन है इम्प्योरिटी हम क्यों ऐड करते हैं प्योर सेमीकंडक्टर में? ठीक है, तो एक्चुअल में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग करंट से जो है हीटिंग ज्यादा होती है। देखो, स्ट्रॉन्ग करंट से, देखो मैं आपको पूरी साइकिल समझा रहा हूं, इसको आप अच्छे ध्यान देंगे। स्ट्रॉन्ग करंट से क्या होता है? स्ट्रॉन्ग करंट से हीटिंग ज्यादा होती है। स्ट्रॉन्ग करंट से क्या होता है? हीटिंग होती है। हीटिंग से क्या होता है? सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ता है। सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ता है। टेम्परेचर से क्या होगा? टेम्परेचर से क्या होगा बताओ? टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो सेमीकंडक्टर में चार्ज कैरियर, क्योंकि सेमीकंडक्टर में क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ता है, चार्ज कैरियर क्रिएट होते हैं, चार्ज कैरियर क्रिएट होंगे। चार्ज कैरियर क्रिएट होंगे तो फिर क्या होगा? तो फिर करंट और बढ़ेगा। करंट और बढ़ेगा तो क्या होगा? करंट और बढ़ेगा तो फिर से क्या हो? फिर से हीटिंग होगी, है ना, और हीटिंग होगी तो फिर से करंट बढ़ेगा। तो ऐसा होते होते क्या होगा? एक टाइम आने से, ज्यादा हीटिंग होने से आप पता है कि भाई पूरा का पूरा जो डायोड है वो क्या हो जाएगा? डायोड जो है वो डैमेज या डिस्ट्रॉय हो जाएगा। डिस्ट्रॉय ड्यू टू ओवर हीटिंग, ड्यू टू ओवर हीटिंग। ठीक है, और ये जो साइकिल आप देख रहे हैं, इस साइकिल को अपनी भाषा में आप यहां पर बना करके लिख सकते हैं। क्या? स्ट्रॉन्ग करंट कॉजेज हीटिंग इन सेमीकंडक्टर, दैट कॉजेज इंक्रीज इन टेम्परेचर, which finally causes creates more charge carrier and in value of current increases, and thus heating and thus heating increases again and it rises temperature, है ना। और इसके बाद ज्यादा हीटिंग होने से क्या होगा भाई? डायोड पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा ये आपको समझ में आया होगा। इंप्योरिटीज क्यों ऐड करते हैं सेमीकंडक्टर में? टू इंक्रीज कंडक्टिविटी, क्योंकि इंप्योरिटी ऐड करने से चार्ज कैरियर जो है क्रिएट हो जाते हैं। टू इंक्रीज कंडक्टिविटी एंड टू बिकम एंड टू मेक सेमीकंडक्टर इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। बिल्कुल, सेमीकंडक्टर टेम्परेचर पर जरा भी फिर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया जा रहा है जरा देखना। राइट टू डिफरेंस बिटवीन एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। बिल्कुल, अभी लिख देते हैं। एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर के बीच में दो क्या, हम 5 लिख देंगे। देखो जरा क्या लिखा है। एन टाइप सेमीकंडक्टर पेंटावैलेंट इंप्योरिटी जैसे कि फास्फोरस, एंटीमनी को मिलाकर के ऐड होते हैं, दूसरा को मिलाकर के बनते हैं। ठीक है, अच्छा, और पी टाइप एल्यूमिनियम और इंडियम जैसी इंप्योरिटी को मिलाकर के बनते हैं। एल्यूमिनियम जनरली सिलिकॉन में और इंडियम हम जनरली जर्मेनियम में मिलाते हैं। ठीक है, क्योंकि इनके जो साइजेस हैं वो लगभग सेम होते हैं, ताकि ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब नहीं करते, इसलिए सेम साइज के
ही जो है डोपेंट मिलाए जाते हैं। फॉस्फोरस हम सिलिकॉन में, एंटीमनी हम जनरली जर्मेनियम में इस्तेमाल करते हैं। ठीक, चलिए इसके बाद इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एन टाइप में ज्यादा होती है, यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम और होल डेंसिटी ज्यादा होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं, पी टाइप में होल मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं। यहां पर डोनर एनर्जी लेवल कंडक्शन बैंड के जस्ट बिलो होता है, यहां पर एक्सेप्टर एनर्जी लेवल वैलेंस बैंड के जस्ट अबव होता है। फर्मी एनर्जी लेवल इज टुवर्ड्स कंडक्शन बैंड एंड फर्मी एनर्जी लेवल इज टुवर्ड्स बैलेंस बैंड। फर्मी एनर्जी लेवल का मतलब है 0 केल्विन पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी कितनी एनर्जी है, उसी को हम क्या बोलते हैं, फर्मी एनर्जी लेवल। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी आपको टेलीग्राम पर तो ये पूरे नोट्स फिर से मिल जाएंगे। ठीक, चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट क्या दिया था कि हाउ व्हाट इज डिप्लीशन रीजन, डिप्लीशन रीजन क्या है और इस डिप्लीशन लेयर का काम क्या है। तो ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे लिख दी हैं। डिप्लीशन लेयर क्या है भाई बताओ, इमोबाइल आयन की जो है एक लेयर को हम डिप्लीशन लेयर कहते हैं। इसकी जो विड्थ है ये लगभग 1 माइक्रोमीटर में 10⁻⁻⁶ मीटर के आसपास होती है। ये इलेक्ट्रॉन होल के डिफ्यूजन से बनते हैं और इसका काम होता है कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के फर्दर डिफ्यूजन को रोकना, यानी कि और ज्यादा चार्ज कैरियर पी से एन, एन से पी में नहीं जाने चाहिए। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ठीक है, ये चीज हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, इसलिए हमने ज्यादा डिस्कशन इस पे अभी नहीं किया। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, प्योर सेमीकंडक्टिंग क्रिस्टल में अगर आप जो है एंटीमनी मिला दें, देखो अभी अभी जस्ट हमने क्या पढ़ा था, देखो अगर आप एंटीमनी मिला दें तो क्या हो जाएगा, कैसा क्रिस्टल बन जाएगा भाई साहब, एन टाइप क्रिस्टल फॉर्म होगा। ये हमने पढ़ लिया। ड्रॉ द एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ एन टाइप, तो अभी आप एनर्जी बैंड बना सकते हैं, ऑलरेडी ड्रॉन, अभी हम ऑलरेडी बना चुके हैं। तो अभी आपको समझ में आ रहा है कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो अच्छे से कर लेना। एनर्जी बैंड तो भाई साहब बहुत पूछे जाते हैं। ठीक, चलिए आगे हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमें क्या मिल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन जरा इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ये क्वेश्चन नंबर 12 में देखो क्या दिया जा रहा है हमें, जो फिगर जो बताया जा रहा है इसमें हमारे पास एक सेमीकंडक्टर डिवाइस एस लगा हुआ है, सेमीकंडक्टर, और ये एक रेजिस्टेंस है, ये इसमें से करंट फ्लो हो रहा है। कह रहा है क्वेश्चन में कि भाई सारी चीजें को हम एज इट इज रखते हैं, बट अगर हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, कहां लिखा है क्वेश्चन में, देखो 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 देखो, एक मिनट, हाँ जी, क्या कहा जा रहा है, फिगर शोज अ पीस ऑफ प्योर सेमीकंडक्टर इन सीरीज विद ए वेरिएबल रेजिस्टर कैपिटल आर, सोर्स ऑफ कांस्टेंट वोल्टेज कैपिटल वी, शुड द वैल्यू ऑफ आर बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज, क्या इस आर की वैल्यू को बढ़ाया जाए या घटाया जाए यदि सेमीकंडक्टर एस को हीट करा जा रहा है। तो कांस्टेंट करंट रखने के लिए, क्या करंट को कांस्टेंट रखने के लिए, करंट की एमीटर में जो है करंट की रीडिंग को कांस्टेंट रखने के लिए इस रेजिस्टेंस की वैल्यू को बढ़ाया जाए कि घटाया जाए यदि इस सेमीकंडक्टर को हीट करा जा रहा है। तो भाई सिंपल सी बात है कि अगर इस एस डिवाइस को आप हीट करेंगे, सेमीकंडक्टर को अगर आप हीट करोगे तो इससे क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, यहां पर चार्ज कैरियर क्रिएट होंगे, चार्ज कैरियर क्रिएट हो जाएंगे, है ना, और ज्यादा बढ़ जाएंगे, जिससे करंट बढ़ जाएगा। करंट बढ़ेगा तो क्या होगा, करंट बढ़ेगा तो क्या होगा, तो अगर हमें करंट को कांस्टेंट रखना है तो फिर रेजिस्टेंस की वैल्यू को आपको बढ़ाना पड़ेगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, तो कैपिटल आर शुड बी इंक्रीज्ड, क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो करंट को रोका जा सकता है, शुड बी इंक्रीज्ड। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें दिया जा रहा है, यहां पर देखो बैरियर पोटेंशियल की बात करी जा रही है ना। तो अभी देखो यहां पर एक्चुअल में क्या है, मैं आपको समझाऊं। बैरियर पोटेंशियल तो मैंने आपको समझा दिया कि एक्चुअल में यहां पर पी एन जंक्शन के साइड में क्या हो जाता है, समझिए जरा बात को। ये पी है, एक मिनट, यहाँ पे देखो ये मेरे पास P है, ये मेरे पास N है, ये P है, ये N है। ठीक, अभी ये नेगेटिव चार्ज यहाँ बन गया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज बन गया, समझना। तो एक्चुअल में यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज डेवलप, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज की एक वो बन गई लेयर। अभी एक्चुअल में क्या होता है कि जब हम फॉरवर्ड बाइसिंग करते हैं, कैसी, फॉरवर्ड बाइसिंग, तो फॉरवर्ड बाइस क्या करता है कि यहां से होल को पुश करता है, यहां से इलेक्ट्रॉन को पुश करता है ना। तो फॉरवर्ड बाइस एक्चुअल देखो, बैरियर पोटेंशियल यहां से होल को मना कर रहा है और फॉरवर्ड बाइसिंग यहां से होल को धक्का दे रही है। तो जो फॉरवर्ड बाइसिंग जो है ना,
मतलब P को पॉजिटिव से N को नेगेटिव से कनेक्ट करना। फॉरवर्ड बाइसिंग बैरियर पोटेंशियल को क्या करती है, बैरियर पोटेंशियल को डिक्रीज करती है, अपोज करती है, क्या करती है, अपोज करती है, जिससे डिप्लीशन लेयर की जो विड्थ है, डिप्लीशन लेयर की जो चौड़ाई है वो घट जाएगी। क्यों? क्योंकि दोनों साइड से दबाव पड़ रहा है। ठीक है, रिवर्स बाइस में क्या होता है, रिवर्स बाइस में जो है होल को यहां खींचा जा रहा है और इलेक्ट्रॉन को यहां खींचा जा रहा है, और बैरियर पोटेंशियल भी यही काम कर रहा है। इसका मतलब है कि फॉर जो रिवर्स बाइस है, कौन सी, रिवर्स बाइस जो होती है, रिवर्स बाइसिंग, ये क्या करती है, रिवर्स बाइसिंग क्या करती है बताओ, ये बैरियर पोटेंशियल को सपोर्ट करती है, और रिवर्स बाइसिंग में जो डिप्लीशन लेयर की जो विड्थ है ये बढ़ जाती है। ठीक है, डिप्लीशन लेयर की जो विड्थ है ये बढ़ जाती है। ठीक है, समझना, मैंने क्या कहा कि फॉरवर्ड बाइसिंग में जो डिप्लीशन लेयर है घट जाती है, बैरियर पोटेंशियल घट जाता है। ठीक, जबकि रिवर्स बाइसिंग में बैरियर पोटेंशियल बढ़ जाता है। तो ये चीज आपको यहां पर बताई गई। तो ये देखो, ये तीन कंडीशन आपको यहां पर दी जा रही है। देखो, अगर मैं ये चीज जब हमने लेक्चर पढ़े थे ना तब भी बताया था कि अगर ये पोटेंशियल, अगर मेरे पास ये बैरियर पोटेंशियल को अगर मैं इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो अगर मैं बात करूं फॉरवर्ड बाइसिंग में तो बैरियर पोटेंशियल क्या हो जाता है, घट जाता है, और अगर रिवर्स बाइसिंग की बात करूं तो बैरियर पोटेंशियल जो होता है ये बढ़ जाता है। ये जो हाइट जो बढ़ रही है ये रिवर्स बाइसिंग में बैरियर पोटेंशियल को ही बता रही है। ठीक है, तो चलिए, तो यहां पर क्वेश्चन में क्या दिया गया उस चीज को हम जो है आंसर करते हैं। ग्राफ ऑफ पोटेंशियल बैरियर वर्सेस विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर फॉर एन अनबाइज्ड डायोड इज शोन इन ग्राफ ए। मतलब जब डायोड में कोई भी जो है ना तो फॉरवर्ड बाइस ना रिवर्स बाइसिंग करी गई, तो ये जो है हाइट है बैरियर पोटेंशियल की। ठीक है, अच्छा, इसके बाद बी और सी जो है आफ्टर बाइसिंग हमें मिल रहे हैं, ये दोनों ग्राफ। तो आपको ये पहचानना है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ बाइसिंग इन बी एंड सी, जस्टिफाई और आंसर। देखो, तो अभी क्या है, ये देखो, ये इससे ज्यादा हाइट बढ़ गई पोटेंशियल बैरियर की, तो इसका मतलब ये क्या है, रिवर्स बाइसिंग है। ये कैसी है, रिवर्स बाइसिंग है, रिवर्स बाइस। ठीक, और ये कैसी है, ये फॉरवर्ड बाइस है, फॉरवर्ड, क्योंकि फॉरवर्ड बाइस में जो विड्थ है ये क्या हो जाती है, घट जाती है, फॉरवर्ड बाइसिंग, बैरियर पोटेंशियल घट जाता है। तो देखो यहां पर याद रखेंगे, इन रिवर्स बाइसिंग बैरियर पोटेंशियल, या सिंपल में ऐसा बोल देते हैं, रिवर्स बाइसिंग सपोर्ट्स बैरियर पोटेंशियल, पोटेंशियल। ठीक है, और यहां पे फॉरवर्ड बाइसिंग अपोजेज बैरियर पोटेंशियल। ठीक है, तो दोनों के बीच में जो अंतर है वो बढ़ जाएगा, बस ये बात आपको समझनी है। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या दिया गया है, नेक्स्ट ये चीज हमने आपको एक्सप्लेन करके बता ही दी। अब देखो अगले क्वेश्चन में क्या दिया जा रहा है, नेम द एक्सट्राइंसिक सेमीकंडक्टर फॉर्म्ड विद ए प्योर जर्मेनियम इज डोप्ड विद ट्राइवेलेंट। देखो भाई, देखो पहली चीज क्या बताई जा रही है कि अगर आप जर्मेनियम को ट्राइवेलेंट के साथ डोप करोगे, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कोई बात तो नहीं है, जर्मेनियम प्लस ट्राइवेलेंट, तो क्या बनेगा, क्या बनेगा बताओ जरा, जर्मेनियम प्लस ट्राइवेलेंट क्या बनेगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर। भाई साहब, ये इतने छोटे छोटे से बेकार बेकार से क्वेश्चन है कि कोई बहुत जरूरत नहीं है, आप ये खुद से भी सॉल्व कर सकते थे। पेंटावेलेंट क्या बनेगा, अब जर्मेनियम प्लस प्लस पेंटावेलेंट क्या बनेगा, पेंटावेलेंट क्या बनेगा, जर्मेनियम प्लस पेंटावेलेंट बन जाएगा आपके पास एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब देखो फिर से एक चीज पूछी हुई है, क्या पूछी हुई है कि ड्रॉ करें एनर्जी बैंड डायग्राम फॉर एक्सट्राइंसिक सेमीकंडक्टर सो फॉर्म्ड। यहां पर एनर्जी बैंड डायग्राम किसका बनेगा, यहां पर एनर्जी बैंड डायग्राम बनाओ, यहां पे एन टाइप का एनर्जी बैंड डायग्राम बनाओ। तो एनर्जी बैंड डायग्राम हमने ऑलरेडी बना लिए, तो ऑलरेडी ड्रॉन, बार बार नहीं बनाना है अपन को, बस ये बना लिया अपन ने, पेपर में जरूर बार बार बना के आना। ठीक है, चलिए, तो ये अपना इतना हो गया। नेक्स्ट हम क्या देख रहे हैं, तो आप समझ गए एनर्जी बैंड डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम क्या देख रहे हैं, व्हाट इज मीन्ड बाय एनर्जी बैंड गैप इन सॉलिड। एनर्जी बैंड गैप क्या है सॉलिड, एनर्जी बैंड गैप क्या है सॉलिड में, भाई एनर्जी गैप बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड इन सॉलिड्स इज कॉल्ड एनर्जी बैंड गैप। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, एनर्जी बैंड गैप। ठीक, अब इसके बाद देखो आगे क्या पूछा हुआ है, मुझे उम्मीद है कि ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। देखो जरा क्या पूछा है, देखिए
ड्रॉ एनर्जी बैंड डायग्राम फॉर कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। बहुत बढ़िया, ये हम बना चुके हैं, बना चुके हैं। ठीक, ये क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि जो बच्चे टेलीग्राम पे जो है देखेंगे वो सीधे ही इसको पढ़ेंगे, तो वो बोला सर ये तो छोड़ ही दिया, तो इसलिए लिख दिया कि बना चुके हैं, डायग्राम देख लेना। ठीक, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर में डिफरेंस पूछ रहा है। आप सभी बच्चे रेक्टिफायर तो समझते हैं ना, रेक्टिफायर के बीच में डिफरेंस पूछ रहा है। हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर लिख दिया। रेक्टिफायर का काम क्या है, ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में या ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज को डायरेक्ट वोल्टेज में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, विदाउट चेंजिंग द फ्रीक्वेंसी, विदाउट चेंजिंग द फ्रीक्वेंसी, मतलब जो फ्रीक्वेंसी इनपुट की होती है वही फ्रीक्वेंसी आउटपुट की होती है, बस ये बात आप याद रखेंगे। ठीक, तो हाफ वेव रेक्टिफायर देखो क्या लिखा है, बस में एक डायोड का ही, या ये क्या लिखा है कि ये बस एक हाफ साइकिल को ही रेक्टिफाई कर पाता है। ठीक, डीसी में ये दोनों जो है साइकिल को एसी की कन्वर्ट कर देता है डीसी में। इसमें बस एक ही डायोड का इस्तेमाल होता है, इसमें दो डायोड का इस्तेमाल होता है। ये कम एफिशिएंट है, ये बहुत एफिशिएंट है। इसका जो है यूज़ हम बहुत ही कम करते हैं, इसका कहीं यूज़ नहीं होता अभी। इसका हम जो यूज़ है ये वाइडली है ना, हम बहुत जगहों पर, या कहें कि सब जगहों पर ही हम फुल वेव रेक्टिफायर का ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए तो ये पिंक पिंक ये अपन इसको हटा देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपको जो दिया जा रहा है उसको देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है द रेजिस्टेंस ऑफ पीएन जंक्शन इज लो व्हेन इट इज फॉरवर्ड बाइज एंड इट इज रिवर्स बाइज। ठीक है, तो इसमें लिखना है एंड हाई व्हेन इट इज रिवर्स बाइज। ठीक है, अब आप इसको समझो, एक्चुअल में क्या दिया हुआ है मैं आपको बता दूं। एक्चुअल में आप ये समझ लो, जैसे हमें पता है कि फॉरवर्ड बाइस में क्या होता है कि फॉरवर्ड बाइस जब हम लगाते हैं ना, तो जो बैरियर पोटेंशियल है वो उस फॉरवर्ड बाइस को, या जो फॉरवर्ड बाइसिंग है ये बैरियर पोटेंशियल को अपोज करता है। जो डिप्लीशन लेयर की विड्थ है वो कम हो जाती है फॉरवर्ड बाइस में। डिप्लीशन लेयर डिफ्यूजन को या जो है चार्ज कैरियर के फ्लो को रोकती है ना, तो याद रखो अपन क्या लिखेंगे, इन फॉरवर्ड बाइस, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इन फॉरवर्ड बाइस width of depletion layer decreases, depletion layer decreases, also it opposes barrier potential, so resistance ऑफ डायोड फॉरवर्ड वाइज में रेजिस्टेंस अब क्या हो जाएगी, बैरियर पोटेंशियल को मना कराई जा रहा है, अपोज कर रहे हैं, डिप्लीशन लेयर की जो विड्थ है वो कम कर रहे हैं। ठीक है, तो करंट आसानी से फ्लो हो सकता है। रेजिस्टेंस ऑफ डायोड डिक्रीजेस इन फॉरवर्ड बाइस, फॉरवर्ड बाइस लिखा है, फेसबुक मत समझना है इसको। ठीक है, चलिए अभी क्या है, अब इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इन रिवर्स बाइस, इन रिवर्स बाइस क्या है, विड्थ ऑफ, पूरा कॉपी पेस्ट कर दें सही रहेगा, इन रिवर्स बाइस विड्थ ऑफ। ठीक है, देखो क्या लिखा है, यह लिखा है इन रिवर्स बाइस विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर इंक्रीजेज। ठीक है, ऑल्सो इट सपोर्ट्स, रिवर्स बाइस क्या करती है, सपोर्ट करती है किस चीज को, बैरियर पोटेंशियल को। सो रेजिस्टेंस ऑफ डायोड इंक्रीजेस, डायोड की रेजिस्टेंस क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है फॉरवर्ड बाइस में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो अब अगला क्या दिया हुआ है आपको, नेक्स्ट जो ये अपना ए हो जाए, क्या हो जाएगा, ए का ही पार्ट है, ये पूरा ए है। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या दिया हुआ है, डोपिंग करने से या डोपिंग ऑफ इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर इज नेसेसिटी ऑफ मेकिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ठीक है, डोपिंग नेसेसिटी क्यों है इसका रीजन बताना है। तो बस इसमें आपको फिर से क्या लिखना है, डोपिंग इंक्रीजेस कंडक्टिविटी ऑफ प्योर सेमीकंडक्टर also it makes them
इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, है ना, डोपिंग करने से टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट हो जाते हैं ना, मतलब इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर में क्या था, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ही चार्ज कैरियर फ्री होंगे, लेकिन डोपिंग करने से चार्ज कैरियर हमेशा अवेलेबल होते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसके बाद क्या है नेक्स्ट, हाउ डज इंक्रीजिंग डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन अफेक्ट द विड्थ। देखो, अगर आप डोपिंग बढ़ा दोगे, भर भर के होल, भर भर के इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा, दबाव पड़ेगा डिप्लीशन लेयर पे, और डिप्लीशन लेयर की जो विड्थ होगी वो डिक्रीज हो जाएगी, है ना। ऑन इंक्रीजिंग डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन width of depletion layer decreases। भाई साहब, कहीं पर आप ज्यादा दबा दबा के माल भर दोगे तो क्या होगा, बीच में दोनों साइड से दबाव नहीं पड़ेगा, जैसे ये पी में आपने भयंकर होल भर दिए, ठीक है, और यहां पर अब क्या होगा, यहां पर एन में भयंकर जो इलेक्ट्रॉन होगा, तो डिप्लीशन लेयर पे दबाव पड़ेगा, क्या होगा, दबाव पड़ेगा, तो डिप्लीशन लेयर की विड्थ जो होगी ये घट जाएगी, ठीक। चलिए आगे आगे आगे, नेक्स्ट क्या लिखा है, हाफ वेव रेक्टिफायर में ये बताओ, अगर इनपुट फ्रीक्वेंसी अगर 25 हर्ट्ज है तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ये पूछा है। तो अभी मैंने आपको क्या बताया था कि रेक्टिफायर चेंजेस एसी इनटू डीसी विदाउट चेंजिंग फ्रीक्वेंसी, तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी और इनपुट फ्रीक्वेंसी दोनों फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। इनपुट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू आउटपुट फ्रीक्वेंसी, ठीक है, इज इक्वल टू 25 हर्ट्ज, ठीक। चलिए बस ये बात हो गई। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट दिया हुआ है आपके पास अगला क्वेश्चन, भाई कौन सी प्रॉपर्टी है जो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम की डिपेंड करती है एनर्जी गैप पे, किस पे डिपेंड करती है, भाई देखो, किसी के अंदर एनर्जी गैप कम होगा तो उसकी रेजिस्टिविटी कम होगी और कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, तो रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी, अच्छा ये लिखा है बिटवीन देयर कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड, तो इसका आंसर रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी दोनों हो सकता है ना। तो कंडक्टिविटी हम ऐसा बोल सकते हैं, कंडक्टिविटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि किस पे डिपेंड कर रही है, एनर्जी गैप पे डिपेंड कर रही है। एनर्जी गैप ज्यादा तो कंडक्शन बैंड, तो कंडक्शन जो होगा या कंडक्टिविटी कम होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, एबिलिटी ऑफ जंक्शन डायोड टू एन ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट इट अलाउज करंट टू पास ओनली व्हेन इट इज फॉरवर्ड बाइज। पूछ रहा है भाई कि डायोड की कौन सी एबिलिटी है जो कि इस प्रिंसिपल पर बेस्ड है कि करंट बस एक ही डायरेक्शन में अलाउ होगा, दूसरी डायरेक्शन में अलाउ नहीं होगा। हम जानते हैं करंट P2N जो है फ्लो होता है, इस डायरेक्शन में ये अलाउ होता है। और आप जितने बच्चे ने जो है पढ़ा होगा कहीं से भी मुझसे, तो हमने हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर पढ़ा था, है ना। तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज होती है। हाँ, इस टू रेक्टिफाई हम यहाँ लिखेंगे, है ना। रेक्टिफायर का काम क्या होता है, रेक्टिफाई करना, है ना, एसी को डीसी में कन्वर्ट करना, ठीक। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा, रेक्टिफाई, क्योंकि रेक्टिफायर इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड है कि जब भी डायोड ये फॉरवर्ड बाइस होगा करंट फ्लो होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक। चलिए आगे हम बढ़ेंगे। अब कह रहा है कि भाई वीआई ग्राफ या वीआई कर्व आपको बनाना है और आपको ये बताना है कि एक्सप्लेन व्हाई अंडर रिवर्स बाइस इज ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ अप्लाइड वोल्टेज। देखो क्या होता है कि रिवर्स बाइसिंग में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर का फ्लो होता है। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर ऑलरेडी बहुत छोटा करंट बनाते हैं, कितना, माइक्रो एम्पियर के ऑर्डर का, जबकि फॉरवर्ड बाइस जो होता है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर वाला, ये ज्यादा करंट बनाते हैं मिली एम्पियर में, ठीक है। तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर ऑलरेडी बहुत छोटा सा करंट है, अगर आप इसमें वोल्टेज बढ़ाते भी हैं तो नेग्लिजिबल चेंज हमें देखने को मिलता है, जिसको हम प्रैक्टिकली कांस्टेंट बोलते हैं। और ये प्यारी सी भाषा में हमने यहां पर लिख दिया है, एक बार आप इसको जो है लाइन बाय लाइन एक बार और पढ़ा देता हूं। करंट इन रिवर्स बाइस इज ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। रिवर्स बाइस में जो करंट है ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर में है, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इनसफिशिएंट है, मतलब बहुत कम होते हैं नॉर्मल टेम्परेचर पे। क्या होता है, जैसे पी टाइप में क्या है, पी टाइप में होल डेंसिटी तो बहुत ज्यादा है लेकिन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो बहुत बहुत कम है, ठीक है। एन टाइप में क्या है, एन टाइप में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये तो बहुत बहुत ज्यादा है लेकिन होल डेंसिटी तो बहुत बहुत कम है। तो आपको समझना है कि भाई ये आप देखो
कि तो फिर टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर पे अगर आप वोल्टेज बढ़ा भी दोगे तो इनमें कोई बहुत ज्यादा चेंज नहीं आएगा, ठीक, क्योंकि माइनॉरिटी तो ऑलरेडी बहुत कम होती है ना, तो माइनॉरिटी कारण ही बनता है रिवर्स करंट, ठीक। तो प्रैक्टिकली ये चीज क्या है, कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। चलिए अब आपको यहाँ पर कर्व बनाना है। कर्व भी मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, काफी इंपॉर्टेंट है। तो कर्व कैसे बनाएंगे, देखो फॉरवर्ड बाइस में क्या होता है, जब तक हमें करंट नहीं मिलता, जैसे ये मान लो कि ये वोल्टेज है और ये करंट है, फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या होता है बच्चों कि जब तक वोल्टेज अप्लाइड वोल्टेज के बराबर या उससे ज्यादा, देखो जब तक जो करंट है, जब तक जो वोल्टेज है, ये बैरियर, जब तक अप्लाइड वोल्टेज V बैरियर पोटेंशियल से ज्यादा नहीं हो जाएगा तब तक हमें करंट नहीं मिलता। फिर जैसे ही बैरियर पोटेंशियल से ज्यादा जो है ये हो गया, फिर हमें करंट सडनली यहां देखने को मिलता है, और इस वोल्टेज को हम बोलते हैं नी वोल्टेज। क्या बोलते हैं, नी वोल्टेज, ठीक है। अच्छा, और यहां पर जैसे फॉरवर्ड बाइसिंग है तो हम यहां लिख देते हैं करंट किसमें है, ये करंट किसमें है, ये मिली एम्पियर में है, किसमें है, मिली एम्पियर में, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं रिवर्स बाइसिंग की, तो रिवर्स बाइसिंग में हमेशा जो है हमें करंट जो है मिलता रहता है। मैं यहां पर बोलूंगा कि यहां पर हमने देखा है करंट और ये देखा है वोल्टेज। अब ये कैसा है भाई, ये देखो आपको थोड़ा थोड़ा सा करंट, देखो स्टार्टिंग में क्या हुआ, आपने वोल्टेज बढ़ाया, हल्का सा करंट नीचे को लाइन आई है तो हल्का सा करंट बढ़ा, किसमें, माइक्रो एम्पियर के ऑर्डर में, ठीक। लेकिन आप समझो कि आप एक पॉइंट के बाद आपने वोल्टेज बढ़ाया तो करंट और ज्यादा नहीं बढ़ा, करंट और ज्यादा नहीं बढ़ा, देख रहे हो नीचे को आया, मतलब करंट बढ़ा स्टार्टिंग में, फिर करंट और ज्यादा नहीं बढ़ा। लेकिन अगर आप मान ही नहीं रहे हो, वोल्टेज बढ़ाई तो ही चले जा रहे हो, तो एक टाइम पे आएगा कि भाई साहब ये डायोड जो है इसमें ब्रेक डाउन हो जाएगा करंट का, है ना, चार्जेस का। तो इस आप जो है वोल्टेज, उस पर्टिकुलर वोल्टेज को आप बोलते हो ब्रेक डाउन वोल्टेज। क्या बोलते हो, ब्रेक डाउन वोल्टेज, ब्रेक डाउन वोल्टेज, मतलब अचानक से चार्ज कैरियर टूट पड़े, ब्रेक डाउन हो गया, ठीक है, ब्रेक डाउन वोल्टेज हम इसको बोलते हैं। बस ये आप बना सकते हैं। बाकी अगर आपको जो है मैं आपको बताऊं, जैसे ये किसके लिए है, ये सिलिकॉन के लिए, सिलिकॉन के लिए बैरियर पोटेंशियल थोड़ा ज्यादा होता है। अगर जर्मेनियम के लिए बनाना हो तो ये मैं ऐसे बना देता हूं, ये किसके लिए, जर्मेनियम के लिए, जर्मेनियम के लिए बैरियर पोटेंशियल कम होता है, ठीक है। बस ये चीज हो गई। आप किसी एक का बना दो, आप किसी एक का बना सकते हो, और दोनों का भी चाहो दोनों का भी बना सकते हो, कोई इशू नहीं है आपको, ठीक है। अच्छा, ये आपको बताया जा रहा है कि एक डिवाइस जो फोटो डायोड पहले हुआ करता था, अभी हमारे में नहीं है, तो ये आपको आइडेंटिफाई करना था ये VI कर्व किसके लिए है, तो ये फोटो डायोड के लिए, फोटो डायोड अभी है ही नहीं, तो हम इस पे ज्यादा चर्चा या डिस्कशन नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी बता दूं फोटो डायोड को रिवर्स बायस में हम यूज करते थे, थोड़ा सा करंट मिलता था, तो जब लाइट की इंटेंसिटी कम थी तो आप, हाँ, तो आप देख रहे हो कि आपको करंट जो है थोड़ा सा कम मिला, लेकिन लाइट की इंटेंसिटी बढ़ गई तो करंट आपको थोड़ा सा और ज्यादा मिला, फिर आपको और ज्यादा, तो इस तरह फोटो डायोड को रिप्रेजेंट करता था, ठीक है। अभी कोई बात नहीं है, चलिए आगे हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि भाई आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये जो बताया जा रहा है आपको क्या, कि ये जो डायोड जो है ये फॉरवर्ड बाइस है कि रिवर्स बाइसिंग है। देखो तो यहां पर हमेशा याद रखो, डायोड फॉरवर्ड बाइस का मतलब क्या है, ये P और ये N, देखो ये जो है जब हायर पोटेंशियल पे होगा तो इसमें से करंट फ्लो होगा, उल्टा अगर ऐसा हो गया, N अगर हायर पोटेंशियल से हो गया तो उसमें करंट फ्लो नहीं होगा। देखो तो समझना, तो ये P वाला रीजन है ये हायर पोटेंशियल से, और N वाला रीजन इसके लोअर पोटेंशियल से, इसमें से करंट फ्लो होगा। तो ये जो है ये फॉरवर्ड बाइस है, कैसा है, ये फॉरवर्ड बाइसिंग में कनेक्ट है। जबकि आप ये देखो कि ये वाला जो रीजन P है, ये वाला रीजन N है, ये देखो ये अर्थिंग का मतलब क्या होता है, 0 वोल्ट होता है, और ये 10 वोल्ट, इसीलिए ये हायर इसको लोअर बोला। यहाँ पे देखो ये 0 वोल्ट ये अर्थिंग है, और ये हायर पोटेंशियल 5 वोल्ट। तो अब करंट कहां से जाना चाहेगा, यहां से, मतलब ये जा पाएगा क्या, नहीं जा पाएगा, तो इसको क्या बोला, इसको हमने बोला रिवर्स बाइसिंग है। क्या है ये, रिवर्स बाइसिंग, ठीक है। चलिए समझ में आ गया होगा, ठीक, आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट हमें क्या दिया जा रहा है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमें दिया जा रहा है यहाँ पे कि डिफाइन द टर्म डिप्लीशन लेयर एंड बैरियर पोटेंशियल, एंड फॉर पीएन जंक्शन हाउ डज an increase in doping concentration and biasing across the junction affect the width of depletion layer। क्या कहा जा रहा है, यहां पर कहा जा रहा है कि भाई ये बताओ कि डिप्लीशन लेयर क्या है, ये हमने डिफाइन कर दिया है,
बैरियर पोटेंशियल ऑलरेडी डिफाइन कर दिया है और आपको यह भी समझा दिया कि अगर आप इंक्रीज कर देंगे डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन को तो विड्थ घट जाएगी और बाइसिंग करने से डिप्लीशन लेयर को क्या होगा, तो फॉरवर्ड बाइस में डिप्लीशन लेयर घट जाती है, ये आपको ऑलरेडी बता दिया, और रिवर्स बाइसिंग में डिप्लीशन लेयर बढ़ जाती है, ये भी आपको ऑलरेडी बता दिया। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ऑलरेडी डिस्कस्ड। ठीक है, और आपको थ्योरी भी इसकी बता दी है कि कहां लिखी है, कैसे लिखी है। ठीक, तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो आगे हम बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया जा रहा है, राइट टू प्रोसेसेस दैट टेक्स प्लेस इन द फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन। बोला दो प्रोसेस के नाम लिखिए जो पीएन जंक्शन जब बनता है तो वो होती हैं, है ना। तो दो प्रोसेस कौन कौन सी होती हैं, तो फॉर्मेशन ऑफ डिप्लीशन लेयर, पहला क्या है, फॉर्मेशन ऑफ डिप्लीशन लेयर, डिप्लीशन लेयर। ठीक है, और दूसरा क्या है, दूसरा है हमारे पास बैरियर पोटेंशियल। ठीक है, बैरियर पोटेंशियल। अब डिप्लीशन लेयर कैसे बनती है ये आपको लिखना है। ठीक है, डिप्लीशन लेयर कैसे बनती है आपको सभी को बताया था स्टार्टिंग में, जो सबसे पहली स्लाइड मैंने एक्सप्लेन करी थी वो डिप्लीशन लेयर का फॉर्मेशन था। कैसे लिखना है, लिख पाओगे, जब आप डायोड के एक एंड को पी टाइप बनाते हैं, दूसरे एंड को जब आपके पास एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर प्योर सेमीकंडक्टर क्रिस्टल होता है, उसके आप एक एंड को आपने ट्राइवेलेंट डोपिंग करी और दूसरे को पेंटावेलेंट डोपिंग की, तो यहां पर जो है चार्ज कैरियर की कॉन्सेंट्रेशन में डिफरेंस होने के कारण से यहां पर चार्ज कैरियर डिफ्यूजन होता है, जिसके कारण से एक इमोबाइल आयन की एक लेयर बन जाती है जिसको हम डिप्लीशन लेयर कहते हैं। ठीक है, और बैरियर पोटेंशियल में क्या है कि भाई एन से इलेक्ट्रॉन निकले तो वहां पर पॉजिटिव चार्ज बन गया, पी से होल निकले तो वहां पर नेगेटिव चार्ज बन गया। ये दोनों मिलकर के बैटरी के दो टर्मिनल की तरह एक्ट करते हैं जो कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के फ्लो को रोकते हैं, और इसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम बैरियर पोटेंशियल कहते हैं। तो ये थ्योरी आप अपने मन से लिख सकते हैं और आप इसको एक्सप्लेन कर देना। बाकी बैरियर पोटेंशियल, फॉर्मेशन, डिप्लीशन लेयर मैं भी आपको लिख करके टेलीग्राम पे भेज दूंगा। ठीक है, आगे क्या दिया हुआ है, एक्सप्लेन द वर्किंग एंड सर्किट डायग्राम ऑफ पीएन जंक्शन एट एज हाफ वेव रेक्टिफायर। तो हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर दोनों ही आपको करने हैं। अच्छा, मैं आपको अभी पूरा लिखा हुआ बता देता हूं, लेकिन उससे पहले पूरा लिखा हुआ देख लेंगे। इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में आपको यहां पर डिफरेंस लिखना है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बताओ कैसे हैं, जो कि पूरी तरह टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं। प्योर सेमीकंडक्टर है, कंडक्टिविटी लो है, इलेक्ट्रॉन होल का नंबर जो है बराबर होता है। यहां पर क्या है, यहां पर पेंटावेलेंट जो है डोपिंग या ट्राइवेलेंट डोपिंग यहां पे करी जाती है, मतलब ये प्योर नहीं है, टेम्परेचर पे ये डिपेंड नहीं होते। ठीक, कंडक्टिविटी इनकी हाई होती है और इलेक्ट्रॉन होल का जो नंबर है वो भी बराबर या सेम नहीं होता है। ठीक है, आगे क्या लिखा है, मेटल और इंसुलेटर के बीच में आपको अंतर बताना है एनर्जी बैंड के जो है फॉर्म में, तो ये हमने यहां पर बता दिया है। ठीक, एनर्जी बैंड डायग्राम इंसुलेटर मेटल की यानी कंडक्टर की ऑलरेडी बना चुके हैं। अब आपको यहां पर टेम्परेचर और कंडक्टिविटी या टेम्परेचर और रेजिस्टिविटी के बीच में ग्राफ बनाना है। किसके लिए, ये रेजिस्टिविटी, ये टेम्परेचर। ठीक, तो आप समझते हैं कि भाई किस किस के लिए, कंडक्टर में क्या होता है कि जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टिविटी भी बढ़ती है। कंडक्टर में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टिविटी बढ़ती है। ठीक है, जैसे ज्यादा टेम्परेचर हो जाएगा तो रेजिस्टिविटी बहुत भयंकर बढ़ने लगती है। ठीक, लेकिन आप ये देखो कि सेमीकंडक्टर में क्या होता है, सेमीकंडक्टर में उल्टा रिलेशन है, ये रेजिस्टिविटी है और ये टेम्परेचर है। आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेजिस्टिविटी घट जाएगी। ये किसके लिए है, ये आपके कंडक्टर के लिए है। ठीक है, और ये किसके लिए है, ये सेमीकंडक्टर के लिए, सेमी कंडक्टर के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपको दिया जा रहा है क्या, कि आपको वीआई कर्व बनाना है। क्या बनाना है, वीआई कर्व। और ये वीआई कर्व कैसे बनते हैं, तो आप क्या करेंगे, यहां पर फॉरवर्ड बायस की प्रॉपर वर्किंग में आपको लिख करके बता दूंगा, लिख करके दे दूंगा टेलीग्राम पे, तो आप वहां से लिख देना। और फॉरवर्ड और रिवर्स बाइसिंग में क्या करेंगे, आप वीआई कर्व जो मैंने अभी आपको बनवाए थे वो आप बना दे। फॉरवर्ड बाइसिंग का बनवा दिया था, कुछ ऐसा बनेगा, रिवर्स बाइसिंग का बनवा दिया था अलग से, कुछ ऐसा बनेगा। तो ऑलरेडी हमने इनको ड्रॉ कर दिया है, आप इनको अच्छे से बना लेना। ठीक है, और मैं लिख करके आपको टीजी यानी टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड कर दूंगा। ठीक है, चलिए रेक्टिफायर आप समझते हैं ऐसा डिवाइस है जो कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। दो टाइप के रेक्टिफायर है, हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या है,
ये तो फुल वेव हो गया। चलिए मैं पहले ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पर ऑलरेडी लिख करके रखी हैं। देखो रेक्टिफायर पूरा समझ लो, ये प्रॉपर जो यहाँ लिखा है वैसी वर्किंग आप लिख देना, ठीक है। रेक्टिफायर क्या है? ऐसा डिवाइस है जो कि एसी वोल्टेज या डीसी वोल्टेज को, सॉरी एसी वोल्टेज या करंट को डीसी वोल्टेज या करंट में कन्वर्ट करता है। प्रिंसिपल क्या है रेक्टिफायर का? ये इस प्रिंसिपल पर बेस्ड है कि जो पीएन जंक्शन की जो रेजिस्टेंस है ये हाई हो जाती है रिवर्स बाइस में और लो हो जाती है फॉरवर्ड बाइस में, ठीक है। काम की बात क्या है? फॉरवर्ड बाइस में डायोड में से करंट फ्लो होता है और रिवर्स बाइस में नहीं होता, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर की, इसमें एक डायोड लगा है। ये कौन सा ट्रांसफार्मर है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। एसी की दो हाफ साइकिल होती है, पहली हाफ साइकिल में ये फॉरवर्ड बाइस हो गया तो इसमें करंट जो है फ्लो हुआ, आउटपुट हमें मिला। दूसरी हाफ साइकिल में ये नेगेटिव ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो पी नेगेटिव से कनेक्ट होने के कारण ये डायोड रिवर्स बाइस हो गया और हमें करंट नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि डायोड रिवर्स बाइस में करंट के फ्लो को अलाउ नहीं करता है। और ये हमें ग्राफ मिल रहा है कि पहली हाफ साइकिल में तो हमें इनपुट और मतलब आउटपुट हमें मिला, लेकिन दूसरी हाफ साइकिल में हमें आउटपुट नहीं मिला, एनर्जी का लॉस हो गया। तीसरे में फिर से हमें आउटपुट मिला, लेकिन चौथे में फिर से आउटपुट नहीं मिला, ठीक है। तो ये इसके बाद फुल वेव रेक्टिफायर की वर्किंग भी आपको मिल जाएगी। यहां पर क्या है? दो डायोड लगे हैं, पहली हाफ साइकिल में ये फॉरवर्ड हो गया, ये रिवर्स, तो इसमें से करंट ऐसे फ्लो हो गया। दूसरी हाफ साइकिल में ये रिवर्स बाइस हो गया, ये फॉरवर्ड बाइस, तो इसमें से करंट इसमें से फ्लो हो गया, ठीक है। बस ये बात आपको यहां पर समझनी है, दोनों ही साइकिल में आपको करंट यहां पे मिल रहा है। वर्किंग की अगर हम बात करें तो फॉरवर्ड मतलब वर्किंग की अगर मैं बात करूं तो देखो हाफ वेव रेक्टिफायर की वर्किंग आपको ये मिल गई, ठीक, और फुल वेव रेक्टिफायर की वर्किंग आपको ये दी जा रही है, ठीक। तो प्रॉपर जो चीज आपको समझाई है वो लिख सकते हैं, और मैं इन चीजों को ऑलरेडी भी एक्सप्लेन कर चुका हूं, ठीक है। एकदम थ्योरी है, आप सभी बच्चे इसको समझते हैं और टाइम आपका जो खर्च करने का मेरा जरा भी मन नहीं कर रहा है। तो बस यही कहूंगा, इस वीडियो के लिए इतना ही। आपको समझ में आ गया होगा कि इस पूरे चैप्टर में से क्या क्या पूछा जा रहा है। एनर्जी बैंड अच्छे से कर लो, वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व अच्छे से कर लो, बैरियर पोटेंशियल डिप्लीशन लेयर के बारे में अच्छे से पढ़ लो, है ना। फॉरवर्ड बाइस रिवर्स बाइसिंग में डायोड किस तरीके से काम करता है, इनको अच्छे से पढ़ो, बस सारा काम आपका हो जाएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट, सी यू अगर इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, अच्छे से पढ़ाई करते रहे बच्चों, थैंक यू।